नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम न्यूज पंच और मैं हूं आपके साथ कृतिका। जहां न्यूज पंच में खबरें सिर्फ खबर नहीं रह जाती बल्कि पावरफुल इंपैक्ट के साथ आप सभी के सामने रखी जाती है और न्यूज पंच में हर खबर की तह तक जाया जाता है। फिर वो खबर चाहे देश से जुड़ी हो या फिर दुनिया से, चाहे राजनीति की हो या फिर अर्थव्यवस्था की या फिर आम आदमी से जुड़ी हुई, खबर से जुड़े हुए हर एक पहलू को पहुंचाने के साथ साथ ग्राउंड पर मौजूद अपने रिपोर्टर्स से जानते हैं एक एक अपडेट खबर से जुड़ा हुआ। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की प्रमुख खबरों के साथ और नजर डालते हैं टॉप लाइन्स पर। तो इस वक्त न्यूज पंच में जो पहली और प्रमुख खबर है वो दुख भरी खबर। जी हां, दिल्ली में आग का तांडव देखने को मिला। कई सारी तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं जो वाकई बेहद ही दर्दनाक है और इस हादसे में आपको बता दें कि अभी तक 21 लोगों की मौत की पुष्टि भी हो चुकी है। हालांकि कई सारे लोगों को बचाया भी गया है। आखिर ये आग किस वजह से लगी, किस इलाके में लगी और किस तरीके की तस्वीरें वहां से सामने आई, दिखाएंगे वो तमाम तस्वीरें भी आपको। लेकिन इसके साथ ही एक और प्रमुख खबर टीएमसी से जुड़ी हुई, जहां टीएमसी इस समय टुकड़े टुकड़े होती हुई नजर आ रही है। जी हां, जो बगावत के सुर धीरे धीरे उठ रहे थे, मीटिंग्स में जो विधायक है वो नहीं पहुंच रहे थे, अब वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब बात पहुंच चुकी है विधानसभा तक। बताएंगे इसके बारे में भी। लेकिन इसके साथ ही एक और प्रमुख खबर गाजियाबाद से, माफ कीजिएगा गुजरात से, जहां ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है, ऑपरेशन डेल्टा हंट। आखिर ये ऑपरेशन किसके खिलाफ है और कैसे इसको अंजाम दिया जा रहा है, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ। तो पहली और प्रमुख खबर के साथ सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी खबर की। देश की राजधानी दिल्ली के पॉश इलाके मालवीय नगर के एक होटल में आज भीषण आग लग गई। इस भीषण आग में अभी तक 21 लोगों की मौत की खबर है। हालांकि ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है और ये आग कितनी भयावह है इसका अंदाजा आप सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि कई लोगों ने होटल की तीसरी मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाई है। और जैसे ही इस भीषण आग की जानकारी मिली, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां मौके पर पहुंची और करीब 40 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया वहां पे। और इस हादसे से जुड़ी एक जो वीडियो सामने आए हैं वो भी काफी दर्दनाक है। जानेंगे ताजा हालात अपने सहयोगियों से, उससे पहले आपको दिखाते हैं इस भीषण आग की भयावह तस्वीरें। तो ये जो भीषण आग की ये 4 तस्वीरें इस वक्त सामने आई है। दिल्ली के रेस्तरां में ये भीषण आग लगी है। मालवीय नगर की पूरी घटना सामने आई है जहां पर 20 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। और इस पूरे हादसे को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। तो दिल्ली में ये आग का तांडव, जहां मालवीय नगर के जो एक रेस्टोरेंट है वहां पर ये आग लगी और इस भीषण आग में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। हालांकि ये जो आग लगी वो आज सुबह लगी, जिसके बाद में दमकल विभाग की करीब 10 गाड़ियां वहां पर मौके पर पहुंची और इस भीषण आग पर काबू पाने का जो सिलसिला है, इस आग को बुझाने का सिलसिला वो अभी भी जारी है, अभी भी कोशिश की जा रही है। हालांकि जो अलग अलग तस्वीरें सामने आई वो वाकई बेहद भयावह थी, क्योंकि जो लोग थे वो जली हुई हालत में उनको बाहर निकाला गया, उनको रेस्क्यू किया गया और तुरंत ही एम्स अस्पताल और जो नज़दीकी अस्पताल है वहाँ पर उन्हें एडमिट कराया गया है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो एक तस्वीर ऐसी भी आई जहाँ तीसरी मंजिल से कुछ लोग अचानक से कूदे हैं और अपनी जान बचाते हुए नजर आए। और तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। इसको लेकर के दिल्ली पुलिस की तरफ से भी बयान सामने आ गया है, जहां मालवीय नगर आग हादसे को लेकर ये जानकारी दी गई कि 8:48 पर उन्हें इस भीषण आग की जानकारी मिली थी। और जो ये होटल है, उस होटल की अगर हम बात करें तो जिसका नाम है फ्लोरिश स्टे B&B, इस होटल का नाम है, जहां पर ये भीषण आग लगी रेस्टोरेंट। और घटनास्थल पर स्थानीय पुलिसकर्मी वहां तुरंत मौके पर पहुंचे। बचाव और राहत कार्य भी लगातार जारी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 8 दमकल गाड़ियों की मदद से इस आग को बुझाया गया और साथ ही जो प्रयास हैं वो भी लगातार जारी हैं। 40 से ज्यादा लोगों को अभी तक बचाया जा चुका है और जो घायल स्थिति में है उनको अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। हालांकि इस जो ये घटना हुई, जो दुखद हादसा हुआ, इस हादसे में 21 लोगों की मृत यानी कि मौत की भी जानकारी अभी तक मिल पाई है। हालांकि आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। बचाव और तलाशी अभियान अभी भी जारी है। प्रभावित लोगों को हर संभव मदद इस वक्त दी जा रही है और घटनास्थल पर संबंधित जो एजेंसियां हैं वो भी इस समय तैनात हैं। और इस पूरे हादसे को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में आग लगने की घटना में लोगों की मौत बेहद दुखद है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। PMNRF की ओर से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे को लेकर दुख व्यक्त किया और साथ ही कहा कि PM राहत कोष से
2-2 लाख रुपए मृत के परिवारों को दिए जाएंगे। इसके साथ ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से भी दुख जताया गया इस हादसे को लेकर और उन्होंने एक्स पर ये पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि मालवीय नगर में भीषण अग्निकांड में हुई जानमाल की हानि से मैं अत्यंत दुखी हूँ। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने और इस हृदय विदारक त्रासदी से प्रभावित सभी लोगों को शक्ति और साहस प्रदान करने की प्रार्थना ईश्वर से करती हूँ। घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस, डीडीएमए और सीएटीएस एम्बुलेंस सेवा और अन्य जो आपातकालीन प्रतिक्रिया एजेंसियों की टीमें तुरंत सक्रिय हुई और बचाव एवं राहत अभियान शुरू किया गया। उनकी तुरंत कार्रवाई से प्रभावित परिसरों से कई लोगों को सुरक्षित भी निकाला जा सका। ये पोस्ट किया गया। दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए है। प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता और समर्थन प्रदान किया जा रहा है। दुख की इस घड़ी में दिल्ली सरकार प्रभावित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है। हम इस त्रासदी से प्रभावित सभी लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये पोस्ट किया गया और इसी पर ताज़ा अपडेट लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में मुकेश शुक्ला और दीपक रावत इस वक्त जुड़ रहे हैं ताज़ा अपडेट के साथ। सबसे पहले दीपक, आपके पास में आना चाहेंगे, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में आज सुबह जो ये हादसा हुआ, जो भीषण आग लगी दिल्ली के अंदर? मौके की तस्वीर दिखा देता हूँ। ये दरअसल ये जो आप होटल देख रहे हैं, यही वो फ्लोरिश होटल है जिस पर आग लगी है और सुबह करीबन 9 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है जब फायर ब्रिगेड को कॉल गई। और ये होटल देख रहे हैं, इसकी ऊपरी मंजिल तक आग गई है, यानी कि 3 से 4 मंजिला होटल है। और आग कितनी भयावह थी ये इस बात से समझा जा सकता है कि बेसमेंट से आग लगी और चौथे फ्लोर तक गई है। तो ऐसे में बताया जा रहा है जब सूचना दी गई तो फायर टेंडर की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंचने की कोशिश करी, जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश उन्होंने की क्योंकि रास्ता बहुत सकरा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ पर आसानी से नहीं पहुंच पाती है। फिर भी जैसे तैसे यहाँ पर पहुंचे हैं। उस दौरान यहाँ पर कई लोग अंदर फंसे हुए थे। जो जानकारी पुलिस की तरफ से मिली है उसके मुताबिक करीबन 40 लोगों को इस होटल से बाहर निकाला गया, जिसमें कुछ स्टाफ था, कुछ लोग जो रुके हुए थे वो लोग थे। और 40 लोगों में से अब तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक 21 लोगों की मौत हो गई है, जबकि बाकी जो घायल हैं उन्हें पास ही के मैक्स अस्पताल में शिफ्ट किया गया है, वहाँ उनका इलाज चल रहा है। मौजूदा स्थिति की अगर बात करें तो आप देखिए कि इस होटल में जो पूरा इलाका है उस पूरे इलाके को खाली करा दिया गया है। ये सिर्फ इकलौता होटल नहीं था, इसके आसपास छोटे बड़े कई सारे होटल बने हुए हैं। हालांकि रिहायशी इलाकों में ये होटल बने हुए हैं, इस पर सवाल उठ रहा है। सवाल सबसे ज़्यादा जिस होटल में आग लगी, इस फ्लोरिश होटल पर, इस पर इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जितने कमरे की एनओसी दी गई है उससे ज़्यादा कमरे जो है, मैं कोशिश करूंगा अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा थोड़ा आगे की तरफ आए, तो कमरे जो हैं वो ज़्यादा बनाए गए थे और यही वजह है कि पर 40 लोग निकाले गए। इस दौरान कमरे सब भरे हुए थे, ये भी बताया गया। और एक बड़ी बात जो सबसे बड़ी चिंता की बात है और जिस पर सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं, बेसमेंट में भी लोग मौजूद थे। करीबन 7 लोग जो हैं बेसमेंट से निकाले गए। आप सोचिए, बेसमेंट जहां पर ना कोई एंट्री, ना कोई एग्जिट, ना कोई खिड़की, ना कोई दरवाजा, वहां पर को टुकवाया जाता था। तो 7 लोग जो वहां से निकाले गए उनमें से ज्यादातर लोगों की मौत हो चुकी है और मौत के पीछे की जो बड़ी वजह रही है उनका दम घुटा है, क्योंकि वहां पर कोई खिड़की थी नहीं और दम घुटने से मौत हो गई है। एक तस्वीर आप देखिए कि होटल के ऊपर की तरफ जो कई सारी खिड़कियां बनी हुई हैं, उन खिड़कियों से भी लोगों ने बताया जा रहा है कि निकलने की कोशिश की, लेकिन वो टफ एंड ग्लास है, आप से टूटता नहीं है। ऐसे में वो टूटे नहीं। फिर लोग ऊपर छत की तरफ गए, छत से ने कूदने की कोशिश करी क्योंकि आसपास की जो बिल्डिंग्स है वो बिल्कुल सटी हुई हैं। कुछ ने उन बिल्डिंग में कूदने की कोशिश की। फिर कुछ लोगों ने जो आसपास के लोग थे उन्होंने देखा कि ऊपर से लोग कूद रहे हैं, तो आसपास से जो गद्दे हैं वो जुटाए गए, जो दुकान है वहां से गद्दे जुटाए गए, फिर उसके ऊपर कूद कर कुछ लोगों ने अपनी जान बचाई। हालांकि बहुत ज्यादा लोग नहीं थे जो कूद पाए, लेकिन उन्होंने वहां से कूद कर जान बचाई, उनको अस्पताल ले जाया गया। और एक चीज और मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक सामने देखिए एक शटर कटा हुआ है। ये दरअसल वो शटर है जो बेसमेंट की तरफ रास्ता जाता है और बताया जा रहा है कि ये पूरा शटर लॉक था। आप समझिए कि आग लगती है, इतना बड़ा हादसा होता है, लोग अगर जब जान बचाएंगे भी तो कैसे बचाएंगे, तो शटर को काट के फिर लोगों को निकाला गया। जी बिल्कुल, आपके पास में वापस आएंगे। ये तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को भी लगातार दिखा रहे हैं और इस वक्त मुकेश शुक्ला भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मुकेश, आपके पास क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट अभी तक? बिल्कुल कृतिका, जो अपडेट है उसमें देखिए जो आंकड़े हैं वो 21 के आसपास जो है मृत्यु पाई गई है। अगर मैक्स का बयान देखें तो उसमें मैक्स हॉस्पिटल की तरफ से बयान आया कि 39 से 40 लोगों को उनके यहाँ लेकर के आया गया था, जिसमें उस समय 18 लोग जो थे वो मृत्यु जिनकी मौत हो चुकी थी वो थे, और साथ ही साथ उसमें 15 लोगों को आईसीयू में भर्ती किया गया था। 8 लोग जो हैं वो वेंटिलेटर पर इस समय मौजूद हैं और साथ ही जो 5 मरीज हैं उनको प्राथमिक उपचार के बाद रिलीज कर दिया गया, छुट्टी दे दी गई। और साथ ही साथ जो
उनके जो परिवारजन हैं उनको यहाँ पर सूचना भी दे दी गई है और जो भी उसमें जो फर्दर कैजुअलिटी है, जो गंभीर रूप से घायल हैं, उनको सफदरजंग और एम्स अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। यानी ये जो हादसा था वो इतना बड़ा था, आनन फानन में था और सबसे पहले मालवीय नगर के आसपास का जो हॉस्पिटल था वो साकेत मैक्स था, सबसे पहले वहाँ पर लोगों को ले जाया गया और उनकी जान बचाने की कोशिश करी। मैक्स हॉस्पिटल ने भी अपने पूरे ऑपरेशन को तुरंत सक्रिय किया गया, अपने डॉक्टर को तुरंत लेकर के आए और उसके बाद उन्होंने ये जो प्रारंभिक जांच थी उसमें जो उनको मदद थी वो उन्होंने वहाँ सुनिश्चित करी और बचाने की पूरी कोशिश की गई। ये देखिए मालवीय नगर का ये वही रास्ता है, आप अभी भी देख सकते हैं यहाँ पर इतना जाम लगा हुआ है और जिस समय यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था उस समय भी कमोबेश इसी तरह की स्थिति थी। ये पूरा कंजस्टेड एरिया है, यहाँ पर आने के लिए आपको मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है और इसी तरह का ट्रैफिक उस समय भी देखने को मिला। दीपक ने अपने रिपोर्ट में बताया कि ये जो होटल्स थे ये रेजिडेंशियल एरिया में कुछ कमर्शियल पोर्शन में बना लिए गए थे। क्या उनके पास एनओसी थी, क्या पूरे कागज उनके पास थे, कितने लोगों की परमिशन थी, कितने कमरे बनाए जाने थे, ऐसे में अगर आपको रेस्क्यू करना है, ट्रैफिक इतना ज़्यादा है तो इससे आगे आप जाएंगे तो और ट्रैफिक है। यानी थोड़ी ही दूर पर वो पूरा का पूरा जो हादसा था वो देखने को मिला और उसके बाद ग्रीन कॉरिडोर जो है दिल्ली पुलिस ने बनाया और लोगों को मैक्स साकेत पहुंचाने की उन्होंने मुहिम छेड़ी और जितने लोगों को रेस्क्यू कर पाया तुरंत उन्होंने आनन फानन में उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि लापरवाही किसकी थी? क्या होटल मालिक की थी या होटल चलाने वाले की थी या बिल्डिंग ओनर की थी? उसको पता थे नॉर्म्स होने के बाद भी उसने उसकी अनदेखी करी। दीपक बता रहे थे अपनी रिपोर्ट्स में कि वहाँ फायर के उपकरण उतने मौजूद नहीं थे जिनको इस्तेमाल में लाया जा सके। बेसमेंट में जो वो कमरे थे उसमें जो 8 से 9 लोग थे वो कैसे वहाँ पर पहुंचे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की यहाँ पर दम घुटने से मौत हुई है। ऐसे में 2 फायर के जो एम्प्लॉय थे, मैंने पहले भी रिपोर्ट किया, उन्होंने बताया कि उनके एम्प्लॉय को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जो अंदर फंस गए होंगे। आप उनका क्या ही हाल हुआ होगा ये समझ सकते हैं। बिल्कुल मुकेश, क्योंकि जब भी किसी भी कमर्शियल एक्टिविटी के लिए जब जो जगह ली जाती है तो उसके लिए एनओसी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में क्या एनओसी ली गई थी या जो नियम कायदे कहते हैं क्या उसके आधार पर इस होटल को बनाया गया था? दीपक भी लगातार बने हुए। दीपक, अभी फिलहाल क्या कुछ ताज़ा अपडेट, क्योंकि क्या इस आग पर अभी पूरी तरह से काबू पा लिया गया है? और साथ ही जो नियमों की बात हम लगातार कर रहे हैं, क्या उसके आसपास का इलाका क्या किस तरीके का है? क्या वहाँ पर और भी होटल्स इस तरीके से चल रहे हैं? दीपक जी बिल्कुल, तस्वीरें देखता हूँ। पहली खबर तो ये कि आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल कोई आग आपको नजर नहीं आई बिल्डिंग में, उसको बुझा लिया गया है। काफ़ी देर पहले ही उसको आग पर काबू पा लिया गया था। लेकिन ये है कि अभी भी जो फायर ब्रिगेड के जो टीम मेंबर हैं वो और दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारी हैं वो अंदर गए हुए हैं, वो जांच कर रहे हैं सघनता से इस बात की कि आखिर आग लगने की वजह क्या थी, होटल में कमरे किस तरीके से बनाए गए थे, इलीगल तौर पर कमरे कितने बनाए गए थे, इस बात की भी जांच होगी। एंट्री एग्जिट पॉइंट एक ही क्यों था? अगर 4 फ्लोर का होटल है तो एक एग्जिट पॉइंट क्यों बनाया गया था? इस बात को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रिल काटनी पड़ी लोगों को निकालने के लिए, इस साल को भी सवाल उठ रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात जो आपने सवाल पूछा था कि आपका इलाका कैसा है, मैं उसकी भी तस्वीर आपको दिखा देता हूं। ये पूरा का पूरा जो मालवीय नगर हौजरानी का इलाका है, इसमें आप देखें तो छोटे बड़े, हालांकि ये रेजिडेंशियल इलाका है तो छोटे बड़े कई सारे होटल आपको नजर आएंगे। सामने एक लेमन ग्रीन इन करके एक होटल है, ये भी बंद कर दिया गया। हालांकि अब सारा खाली करा दिया गया है, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। छोटे यहाँ पर मौजूद हैं जी है कि लोगों के घर भी पीछे की तरफ बने हुए हैं और इन्हीं रिहायशी घरों की तरफ से लोगों ने छत के रास्ते भागने की कोशिश की, निकलने की कोशिश की, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। तो ये इलाका काफी इलाका है। यहाँ पर अगर बड़ी गाड़ियों को पहुंचना हो तो उसे कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। यही वजह है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी को पहुंचने में भी काफी, और यही वजह है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सख्त तौर पर यह कहा है कि जो भी इस पूरे मामले में कड़े एक्शन लिया जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। और सरकार इस बात को लेकर बिल्कुल चिंतित है कि आखिर इस तरीके की घटना हुई तो भी कैसे, तो सब हर किसी ने संवेदना प्रकट की। बिल्कुल दीपक, क्योंकि अब अगर हम देखें तो ये अभी पूरा जांच का विषय है और जांच होगी कि आखिर ये आग, जो भीषण आग जिसने 20 से ज्यादा लोगों की जान ले ली, ये इस आग के पीछे क्या वजह रही, क्या इसके कारण रही, ये पूरा जांच का विषय है। आप फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ अब रुक कर लेते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। पश्चिम बंगाल की महत्वपूर्ण खबर, क्योंकि बंगाल की राजनीति में क्या अब महाखेला शुरू हो चुका है? क्या कभी एकजुट दिखने वाली टीएमसी अब भीतर से टूटने लगी है? और क्या ममता बनर्जी की पार्टी में सत्ता और नेतृत्व को लेकर खुली जंग इस समय छिड़ चुकी है? दरअसल ये वो सवाल है जिसका जवाब इस समय हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि टीएमसी में अब बगावत सिर्फ बंद कमरों की फुसफुसाहट नहीं रह गई, बल्कि विधानसभा तक भी पहुंच चुकी है।
और टीएमसी के कई विधायक खुलकर अब मोर्चा खोले हुए हैं। पत्र सौंपे जा रहे हैं, हस्ताक्षर जुटाए जा रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि पार्टी के करीब 60 विधायक एक अलग लाइन पर खड़े हैं और इस पूरे विवाद की जड़ बना है नेता प्रतिपक्ष का पद। बागी विधायकों का कहना है कि पार्टी में जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी अनदेखी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी को लेकर भी काफी नाराजगी की खबरें इस समय तेज है। अपडेट जानेंगे अपने सहयोगी सौरभ से, उससे पहले आपको दिखाते हैं टूट की कगार पर टीएमसी। तो जी हां, टीएमसी जो है वो इस समय टूट की कगार पर नजर आ रही है। पार्टी के अंदर जो अंदरूनी कलह थी वो अब और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है उसके बाद में ये अंदरूनी कलह और बढ़ती जा रही है। निष्कासित एमएलए ने ये पूरा मोर्चा खोल दिया है इस वक्त अपनी ही पार्टी के खिलाफ, और पार्टी के अंदर ये अंदरूनी कलह इस समय बढ़ चुकी है। अभिषेक बनर्जी को लेकर काफी ज्यादा विरोध इस समय देखने को मिल रहा है, जिसमें अगर हम देखें तो संदीपन साहा के बगावती तेवर भी इस समय नजर आ रहे हैं। और जो बागी एमएलए हैं वो विधानसभा अध्यक्ष को उन्होंने पत्र भी अपना सौंपा है और इस पत्र में करीब 60 एमएलए का समर्थन है, 60 एमएलए के हस्ताक्षर हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग इस वक्त की जा रही है और ममता को करीब 21 विधायकों का ही समर्थन अब बचा है। तो ऐसे में बागी विधायकों की अगर हम बात करें तो कितनी उनकी संख्या है और उनकी मांगे क्या कुछ है, क्या वो मांग रहे हैं ममता बनर्जी से या यूं कहें कि अपनी पार्टी से, टीएमसी से, वो भी आपको बताते हैं। टीएमसी में नेता प्रतिपक्ष को लेकर ये बगावत कहीं ना कहीं नजर आ रही है और बागी विधायकों ने कड़ा रुख इस वक्त अपना लिया है। नेता प्रतिपक्ष पद को लेकर खींचतान ये इस वक्त होती हुई नजर आ रही है और खासतौर पर अगर हम देखें तो फिजूर रहमान ने एक बड़ा दावा भी किया और करीब 60 विधायकों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। वरिष्ठ नेता को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाना चाहिए, ये बात इस समय कही जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए, क्योंकि टीएमसी के अंदर जो इस वक्त में खींचतान है या यूं कहे कि जो दो गुट में पार्टी इस समय बट गई है, उसको लेकर एक अपडेट को लेकर सीधा रुख करते हैं सौरभ का। हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। सौरभ, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो टीएमसी में टूट का काउंटडाउन इस समय शुरू हो चुका है और ममता को करीब 21 विधायकों का समर्थन तो है, लेकिन साथ ही नेता प्रतिपक्ष का जो पद है उसको लेकर यह खींचतान इस समय सबसे ज्यादा नजर आ रही है। और ऐसे में यह कहा जाए कि सत्ता परिवर्तन होते ही तृणमूल कांग्रेस के अंदर एक बड़ा राजनीतिक भूचाल जो आगे आने वाले समय में पश्चिम बंगाल के अंदर जो राजनीति है उस पर भी इसका अच्छा खासा असर देखने को मिल सकता है। सौरभ, कृतिका, देखिए जो अभी तक पुष्टि किया गया है उसमें वो जो सफेद एक लेटर पर, सफेद एक कागज पर जो विधायक, टीएमसी के विधायक ने सिग्नेचर करके स्पीकर को जो लेटर जमा किए हैं उस लेटर में 58 एमएलए का सिग्नेचर है। 58 लोगों का, 58 एमएलए का सिग्नेचर है और उनमें से उन्होंने प्रपोज किया है कि लीडर ऑफ अपोजिशन और ऋतव्रत बंदोपाध्याय को चाहते हैं, नेता प्रतिपक्ष के हिसाब से ऋतव्रत बंदोपाध्याय को चाहते हैं। डेप्यूटी लीडर के हिसाब से 4 लोगों का नाम दिए गए हैं, शिवली शाह, जावेद खान, संदीपन शाह और साबिना यास्मीन। और ऑपोजिशन ऑफ चीफ व्हिप टीएमसी के पहले लेटर में जिसमें फिराद हकीम का नाम था, उसके जगह पर एमएलए अखरजुमान का नाम लिखा गया है इस लेटर में। और अभी तक कहा जा रहा है कि 58 लोगों का सिग्नेचर है, लेकिन अभी और 4 एमएलए साइन कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है। और अभी जब सारे जो एमएलए यहाँ पर जो स्पीकर के पास जिन्होंने लेटर जमा किया वो सारे सिग्नेटरीज, वो सारे एमएलए अभी विधानसभा से स्टेट सेक्रेटरीट नवान्न गए हैं। वहां पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने एक बैठक बुलाया है, उसमें हावड़ा, साउथ 24 परगना, कोलकाता के जो विधायक हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव मीट बुलाया गया है। तो विधानसभा से सीधे ऋतव्रत बंदोपाध्याय, संदीपन शाह समेत सभी विधायक अभी नवान्न में गए हैं, वहां पर बैठक कर रहे हैं। लेकिन इस बैठक में और भी एक बात बोल दूं कि कुणाल घोष, नैना बंदोपाध्याय भी गए हैं। तो कहीं ना कहीं जाके ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि बैठक में क्या चल रहा है, इस खबर को भांपने के लिए कुणाल घोष और नैना बंदोपाध्याय भी वहां पहुंच गए हैं। और साथ ही साथ और एक डेवलपमेंट है कि ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी की सभी जो ऑर्गेनाइजेशनल कमिटीज थे वो सारे कमिटीज उन्होंने तोड़ दिया है।
यहाँ तक के जो शाखा संगठन जिसको कहते हैं वो सब भी उन्होंने तोड़ दिया है। जी। और सोशल मीडिया में बताया गया है कि आगे का क्या होगा, आगे का जी। क्या कदम उठाया जाएगा, हाँ। ये पार्टी की तरफ से बताया जाएगा। लेकिन एक बिल्कुल। तरफ से ममता बनर्जी को एक कड़ी मुकाबला है, कड़ी चुनौती है इस सारे प्रोसेस में। अगर आप ख्याल करें, अगर आप देखिए तो इसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लीडर, पार्टी लीडर के हिसाब से ममता बनर्जी का नाम है। जो 58 लोगों ने जो साइन किए हैं उसमें पार्टी लीडर के हिसाब से जी। ममता बनर्जी का नाम ही लिखा गया है। इसका एक कारण ये माना जा रहा है कि सिंबल अभी भी जी। ममता बनर्जी के पास ही है। लेकिन ऋतव्रत बंदोपाध्याय को लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जी, हालांकि बिल्कुल। ऋतव्रत बंदोपाध्याय सस्पेंडेड है, हाँ। निष्कासित है, जी। लेकिन उसको लेकर भी वो तो एमएलए तो है, तो इन सारी बातों को लेकर कहीं ना कहीं जाके ममता बनर्जी के सामने भतीजा या पार्टी, ये एक बिल्कुल कहीं ना कहीं ये तैयार कहा हो जा रही है। सकता है कि इस समय कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता है। फिलहाल ये जो मीटिंग है आप इस पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी और नजर हर खबर पर लगातार बनी हुई। लेकिन इसी बीच न्यूज पंच में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। गंभीर हार्ट अटैक के बाद रीवा के जिला अस्पताल में भर्ती मऊगंज के गोविंद लाल तिवारी को इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से भोपाल भेजा गया। वहीं संदीप सिंह को किडनी फेलियर और सांस की तकलीफ से बचाने के लिए सिंगरौली से भोपाल भेजा गया। ये सब कुछ संभव हो पाया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश में संचालित पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा से, जो रोगियों के लिए वरदान बन गई है। मई 2024 से प्रारंभ हुई इस सेवा से 140 से अधिक लोग हुए लाभान्वित। आयुष्मान कार्ड धारकों को एयरलिफ्ट से लेकर प्रदेश के अंदर और बाहर सभी आयुष्मान मान्यता प्राप्त अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा। गैर आयुष्मान श्रेणी के मरीजों का प्रदेश के अंदर सशुल्क एयरलिफ्ट और शासकीय अस्पतालों में इलाज। सड़क हादसे, औद्योगिक दुर्घटना या प्राकृतिक आपदाओं के घायलों के लिए भी मुफ्त एयर एम्बुलेंस की सुविधा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित गरीब से गरीब आदमी की जान बचाने के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा की जो सौगात दी गई है वो एक बार फिर हमारे लिए लाभकारी सिद्ध हुई है। कई सारे लोगों की हमने इस तरह से जान भी बचाई है और मदद भी की है। हमारी सरकार गरीब से गरीब आदमी के जीवन में ये मदद करने के लिए तत्पर है। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस योजना को चला करके गरीबों के लिए एक वरदान सिद्ध साबित किए। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस में प्रशिक्षित डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का और अब बात गुजरात की, जहां घुसपैठियों के खिलाफ सबसे बड़ा शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है। जी हां, रात के अंधेरे में पुलिस की दस्तक, एक साथ कई इलाकों में छापेमारी और पूरे राज्य में शुरू हुआ हाई अलर्ट ऑपरेशन डेल्टा हंट। दरअसल अहमदाबाद में फर्जी पहचान और अवैध घुसपैठ के नेटवर्क पर सीधा प्रहार हो रहा है। 30 से ज्यादा पुलिस टीमें, देर रात तक लगातार सर्च ऑपरेशन और कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ। और हैरानी वाली बात यह है कि इनमें से कई संदिग्धों के पास से फर्जी आधार कार्ड और पहचान दस्तावेज भी मिले हैं। लेटेस्ट अपडेट जानेंगे अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं गुजरात में ऑपरेशन डेल्टा हंट। तो जी हां, गुजरात पुलिस जो है वो इस समय एक्शन मोड में नजर आ रही है, जहां गुजरात में घुसपैठियों पर यह बड़ी कार्रवाई और अहमदाबाद में 30 से ज्यादा टीमें इस समय एक्शन मोड में नजर आ रही हैं और ग्राउंड पर काम करती हुई, और जहां देर रात पुलिस की तरफ से ये छापेमारी की गई है। इसके साथ ही कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी इस वक्त जारी है। 30 से ज्यादा टीमें इस वक्त मैदान में हैं, जहां 300 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि 166 अवैध बांग्लादेशी जो हैं उन्हें भी पकड़ा गया है। 150 से ज्यादा लोगों से पूछताछ भी इस समय हो रही है और साथ ही संदिग्धों के पास से हैरानी वाली बात यह है कि उनके पास से फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले पर अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के जॉइंट सीपी शरद सिंघल का क्या कुछ कहना है। सीएम साहब ने ऑपरेशन डेल्टा हंट की शुरुआत की। पूरे गुजरात में ये ऑपरेशन डेल्टा हंट चलाया जा रहा है। अहमदाबाद सिटी में भी सीपी सर की अध्यक्षता में चलाया गया। कुल 30 से ज़्यादा टीमें, जिसमें क्राइम ब्रांच, साइबर, एसओजी, स्थानीय की 10 टीमें बनाई गई। 300 से ज़्यादा शंकास्पद आदमियों को और औरतों को और बच्चों को राउंड अप किया। उसमें से 166 जितने अभी तक प्रस्थापित हुए हैं कि वो बांग्लादेशी हैं, वो गैर कायदेसर घुसनखोरी की थी और वो यहाँ पे इलीगल तरीके से रह रहे थे।
बाकी 150 से ज़्यादा लोगों की अभी पूछपरछ चालू है। तो अवैध घुसपैठियों के खिलाफ ये एक्शन इस समय लगातार जारी है गुजरात के अंदर, जहां पर 150 लोगों को और इस वक्त हिरासत में लिया गया और अब उनसे पूछताछ होगी और साथ ही ये भी पता लगाया जाएगा कि आखिर कड़ी कहां जुड़ रही है, कौन है जो इन सब के पीछे नजर आ रहा है, कौन है जो दूसरे देशों से लोगों को ला करके अपने देश में बसाया जा रहा है, फर्जी दस्तावेज उन तक पहुंचाया जा रहा है। फिलहाल एक कड़ी को पुलिस जोड़ेगी, लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।